मैंने 5 इयर्स जो है ना इस बिज़नेस को जॉब के साथ चलाया था। एक टाइम डिसाइड कर लिया था कि अब अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि हम फ्यूचर में ये डिसीजन ले पाएँ। एडोरा बेबी न्यूबॉर्न स्टूडियो जो है वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड चाइल्ड फोटोग्राफी स्टूडियो है। हमारा प्रॉपर एक स्टूडियो है जिसमें हम वार्डरोब्स वगैरह हर चीज़ हमने बच्चों से रिलेटेड जो है वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। अगर हम फोटोग्राफी से रिलेटेड बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में वेडिंग फोटोग्राफर्स आते हैं। हमने ना सिर्फ अपने ब्रांड को बनाना था, हमने उसकी इंडस्ट्री भी डेवलप करनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनकी अपनी एक कंपनी है एडोरा बेबी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के नाम से। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस यूनिक आइडिया पे क्यों काम किया। इनके यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लातादाद फॉलोवर्स हैं। हम इनसे ये भी जानेंगे कि जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं वो अपनी जॉब को छोड़ के जब अपने बिज़नेस की तरफ आते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब इन्होंने इस यूनिक आइडिया को फॉलो किया। खुशकिस्मती ये थी कि ये दोनों मियाँ बीवी फराज और कंजा इन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया कि हम क्यों ना अपना एक ब्रांड लॉन्च करें और उस पर काम करें। इन्होंने कामयाबी के साथ उस पर काम किया और आज ये माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और इनका ब्रांड जो है वो बहुत पॉपुलर है लोगों में। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हम जब किसी आइडिया को सुनते हैं और उस पर काम करने की ख्वाहिश रखते हैं तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं और किन चीज़ों को हमें लाजमी देखना होता है, क्योंकि इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि जब वो कोई जॉब कर रहा होता है तो वो अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता है। शायद वो एक लिमिटेड टाइम होता है उसका, 9 to 5 होता है या 8 to 2 होता है, तो उसमें वो अपने आप को बड़ा बिजी महसूस करता है। लेकिन बिज़नेस में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आपको किसी वक्त भी काम करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा भी काम करना पड़ सकता है और कभी कभी काम बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप शायद साइकोलॉजिकली ये फील ज़रूर करते हैं कि मैं कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन बिज़नेस में दर हकीकत आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और आपकी ज़्यादा एनर्जी और आपकी कॉम्पिटेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो हम इनसे ये सब बातें जानेंगे और इनका ब्रांड अभी क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, किस किस तरह से काम कर रहा है, किस किस तरह से एक यूनिक वैल्यू ऐड कर रहा है और इन्होंने इतनी स्पेसिफिक मार्केट को क्यों टारगेट किया, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब एंड कंजा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फ़ोटोग्राफ़ी के बिज़नेस में आप एक इनोवेशन लेके आए और न्यू बॉर्न फोटोग्राफी का आपने बिज़नेस शुरू किया, इसको अपने बिज़नेस के अंदर ऐड ऑन किया। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्या शौक़ था? क्या बच्चों को देखने का शौक़ था या उनसे प्यार था? इस आइडिया पे कैसे काम किया आपने? जी, थैंक यू वेरी मच। इसका जो स्टार्ट है ना वो यहाँ से हुआ था कि जब हमारा बेटा पैदा हुआ था ना तो उस टाइम पे हमने हमारी बड़ी आर्ट वर्क से भी लव था, तो हम ये चाहते थे कि हम इसका जो है ना वो कोई अच्छा सा शूट करवाएं स्पेशलाइज्ड किसी न्यूबॉर्न फोटोग्राफर से। तो उस टाइम पे जब हमने सर्च किया था तो वो मोस्टली जो है ना वो जनरलाइज्ड फोटोग्राफर्स जिस तरह होते हैं वो हमें मिल रहे थे, लेकिन कोई भी स्पेशलाइज्ड स्टूडियो एज सच उस तरह से नहीं थे। तो हमें लगा कि उसकी जो है कमी जो है ना वो है, तो उसको देखते हुए क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ थी, उससे पहले फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ भी था और जो मेरी वाइफ़ है उनको बच्चों का और इस चिल्ड्रन फोटोग्राफी का भी और चिल्ड्रन साइकोलॉजी का शौक़ था। तो उन चीज़ों को हमने मर्ज करते हुए जो है वो फिर अपने बेटे से ही जो है ना इस बिज़नेस का आगाज़ किया। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी थी, आपने कैसे सोचा कि एक हस्बैंड जो जॉब कर रहे हैं वो क्विट करें और फिर बिज़नेस की तरफ आएँ? आपने इनको फुल सपोर्ट किया, इसके पीछे आपका क्या विज़न था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। इसमें सबसे मेन रोल ये था कि पैशन जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फराज का पैशन शुरू से ही फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड और क्रिएटिविटी साइड पे था। कुछ मुझे भी बच्चों से ज़रा ज़्यादा प्यार और आप कह सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो जब फराज ने सोचा था कि मैं अब इस चीज़ में प्रॉपर आता हूँ तो मेरा फुली सपोर्ट था इस चीज़ को लेकर कि अच्छा है कि एक डिफरेंट फील्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस टाइम पे पाकिस्तान में एज सच ये फील्ड काफ़ी न्यू थी, मतलब इवन के कोई फोटोग्राफर थे भी नहीं एज सच ना प्रॉपर न्यू बॉर्न के।
तो हम फिर इसी इनिशिएटिव को लेके चले थे कि एटलीस्ट बच्चों से रिलेटेड कोई पेरेंट्स, जैसे हमने सोचा अपने बेटे को लेके, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते होंगे जो फाइंड करते होंगे कि कोई ऐसा फोटोग्राफर मिल जाए लेकिन उनको मिलता नहीं होगा। तो इसी सोच को लेकर फिर हमने जो है ये स्टार्ट किया था। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आपने जॉब क्विट की तब आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, आपने क्या सोचा था कि मैं आगे क्या करूँगा? एक डर था आपके अंदर कि पता नहीं ये मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, या सपोर्ट थी बस फैमिली की और वाइफ की? ये आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो डिसीजन था मेरी लाइफ का टिल डेट, कि जॉब को क्विट करना। तो उसमें ये था कि मैंने 5 इयर्स जो है ना इस बिज़नेस को जॉब के साथ चलाया था, और इस पूरे जर्नी में जो है वो मुझे कासिम अली शाह साहब की वीडियोस ने जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया था, बिकॉज़ जो भी चैलेंजेस मैं फ़ेस कर रहा होता था तो उससे रिलेटेड मुझे कोई ना कोई वीडियो उनकी मिल जाती थी जिससे मुझे रहनुमाई हासिल हो जाती थी। तो इसी तरीके से उन्होंने जॉब के ऊपर भी काफ़ी सेशंस किए हुए थे, मैंने उनको भी देखा, और उसमें जो भी चैलेंजेस मेरे होते थे मैं उसको अपने से रिलेट करके तो फिर ये डिसीजन जो है वो लिया था। और इसमें डेफिनेटली सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मेरी मदर की बहुत सपोर्ट थी, मेरी वाइफ की जो है वो भी काफ़ी सपोर्ट थी, और वो तो मतलब मेरे साथ ही थी बिज़नेस में। तो उसमें ये था कि एक टाइम डिसाइड कर लिया था कि अब अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि हम फ्यूचर में ये डिसीजन ले पाएँ। तो वो फिर राइट टाइम था। सर आपकी जो कंपनी है एडोरा बेबी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करी है, इनकी कोर स्ट्रेंथ और कोर सर्विसेज क्या हैं? एडोरा बेबी न्यूबॉर्न स्टूडियो जो है वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड चाइल्ड फोटोग्राफी स्टूडियो है। सही। इसमें ये है कि हम उस अपना जो है ना हमने ये चीज़ पहले डिसाइड कर ली थी कि हम अपने आप को जनरलाइज नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर, हम स्पेसिफिक हैं टूवर्ड्स न्यूबॉर्न चिल्ड्रन एंड टॉडलर्स फोटोग्राफी। तो उसमें यह है कि हमारा प्रॉपर एक स्टूडियो है जिसमें हम प्रॉप्स, बैकग्राउंड्स और इसी तरीके से कॉस्ट्यूम्स, वार्डरोब्स वगैरह हर चीज़ हमने बच्चों से रिलेटेड जो है वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, और वहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आती हैं। अब बहुत अच्छा वो इन्वायरमेंट है वहाँ पे, हम ही उन्हें ड्रेसअप करती हैं, उनके साथ प्रॉप्स वगैरह रख के और फोटोग्राफी जो है करती हैं। तो उसका माशाल्लाह काफ़ी अब 1000+ जो हैं हमारे क्लाइंट्स फैमिली है, और इसी तरह से अब हम लाहौर से बाहर भी जो हैं इस्लामाबाद में, सियालकोट में, फैसलाबाद में हम ये सर्विसेज जो सी हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम जब मैंने आपके ब्रांड को सर्च किया तो मैंने की चीज़ काफ़ी ऑब्जर्व की कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। इसको आपने कैसे मेंटेन किया और क्या कंटेंट आप उस पर अपलोड करती रहती हैं, शेयर करते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अपना आपको इंट्रोड्यूस अपने क्लाइंट से करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि अगर हम फोटोग्राफी से रिलेटेड बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में वेडिंग फोटोग्राफर्स आते हैं। तो उसमें आप समझ लें कि ग्रूम है या आपकी फैमिली है, ब्राइड है और सारा ना ये वाले शूट्स इस तरह के होते हैं। तो लेकिन जब आता है ना बच्चों का मामला, तो उसमें आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो एक इंटरेक्शन ना पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है उससे, जिसने आपके बच्चे को जो है गुड 2 to 3 आवर्स के लिए संभालना है या देखना है और सारा ना, तो वो इससे हेल्पफुल इतना रहता है कि मेरी अपीयरेंस जो होती है ना क्लाइंट्स के सामने या सोशल मीडिया पे, तो वो क्लाइंट्स को इंटरेक्शन का मौका मिलता है, जैसे स्टोरीज़ के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू। तो उनको आइडिया होता है कि अच्छा भाई ये हैं जो मेन फेस हैं और ये जो हैं इनसे हम शूट करवाने लगे हैं। अदरवाइज़ वरना ऐसे होगा कि ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा, वो लास्ट मोमेंट तक वो इसी में रहेंगे कि पता नहीं हम किसके पास जा रहे हैं और किससे शूट करवाने लगे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह अब जितनी हमारी क्लाइंट फैमिली हो गई और आगे इन फ्यूचर अब उन बच्चों के जिनके हमने शूट किए थे वो स्कूल गोइंग हो चुके हैं, आगे से उनके सिबलिंग्स हमारे पास आते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आता है हमें। सर मार्केटिंग प्लान के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मार्केटिंग प्लान आपने कैसे डेवलप किया? एक तो सोशल मीडिया पे जैसे भी हमने बात की, आप उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा आप मार्केटिंग के लिए और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं? इसमें एक तो हमने जो है ना वो डिसीजन ये लिया था कि हम इस पर कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से छोटे बिजनेसेस को भी एडवर्टाइजिंग का मौका मिला है, तो उससे पहले एडवर्टाइजिंग बहुत एक्सपेंसिव होती थी।
लेकिन सोशल मीडिया की एक और जो है वो ये साइड ये है कि आप जो है वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, जो हमारा ओपिनियन है। उसका बेहतरीन जो अल्टरनेट है वो ये है कि आप कनेक्ट करें लोगों को अपनी डेली लाइफ के साथ। जिस तरह हमारी जो नेचर ऑफ बिज़नेस है उसमें हमारे बारे में लोगों का जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। जो भी सोशल मीडिया के नए फीचर्स आते हैं उसके बारे में अपडेट रहते हैं, जैसे स्टोरीज़ जब इंट्रोड्यूस हुई थी या व्हाट्सएप के अंदर स्टेटसेस, तो इस बारे में जो है वो अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। या जो क्लाइंट्स हैं उनका डेटा हम अपना जो है वो उसको एनालाइज करते हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस फील्ड के हैं, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करता है स्ट्रैटेजीज़ बनाने में जो भी। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपका ज़्यादा रोल इसमें सारे प्रोसेस में क्लाइंट्स के साथ मैनेजमेंट का है, तो क्लाइंट्स के साथ मैनेज करना और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसको आप किस तरह एफिशिएंट करती हैं? इसमें सबसे पहले तो वही ट्रस्ट वाली बात आ जाती है कि आपको सबसे पहले उनका ट्रस्ट जो है ना वो गेन करने के आप अगला आप पे यकीन कर रहा हो, ठीक है। तो उसमें हम ऑफ़र डिफरेंट चीज़ें करते हैं। मेरी उनसे कॉल पे थ्रू आउट बात होती है, उनसे व्हाट्सएप पे मेरा राब्ता रहता है कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई आपने कुछ भी पूछना है, शूट से रिलेटेड पूछना है, इवन कि क्योंकि हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास मोस्टली जो क्लाइंटेज है ना सम हाउ कि वो डॉक्टर्स की आती है ज़्यादा, ऑलमोस्ट 70%। तो हमें अब इतना डॉक्टर्स के साथ इतना इंटरेक्शन हो चुका है कि आधी चीज़ें हमें भी वो ज़रा हमने वो ले ली हैं। तो पेरेंट्स आएंगे, वो इवन मेरे से बड़े फ्रैंक होके, स्पेशली मदर्स जो हैं, तो बच्चों से रिलेटेड कोई सवाल, कोई कुछ, और इस तरह फिर उनका इंटरेक्शन जो मेरे से बनता है ना वो फिर ज़रा लॉन्ग टर्म ही चलता है, सिर्फ शूट तक महदूद नहीं रहता है। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आपने जॉब से स्विच किया तब क्या कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी आपको हुआ या आपको आसान लगा चीज़ों को करना? सबसे मुश्किल फेज़ आपका कौन सा रहा इस सारे प्रोसेस में? इस सारे प्रोसेस में वो पॉइंट था जहाँ पे आपकी जो दोनों चीज़ें हैं उनमें आपको चूज़ करनी है, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। जो आपका सबसे एक्साइटिंग टाइम होता है वो ये होता है जब आप उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये भी मैंने इसी जो है ना, आप समझें कि वहीं से हिम्मत आई थी जब मैंने वो कासिम साहब की एक वीडियो देखी थी कि आप जो है अपने काम के साथ थोड़े बहुत सिरे पकड़ना शुरू करें, ठीक है। तो वो मुझे जो है ना बात बहुत ही उनकी पसंद आई थी, तो उसी से मुझे हिम्मत हुई, मैंने उसको जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था वो यही था कि यार आया ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना सारा करियर जो है उसमें मोस्टली मैंने जॉब्स की थी। और फिर आप जब छोटे होते हैं तो आपको ज़्यादा सिखाया भी यही जाता है कि बेटा आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने ये जॉब करनी है। बाकी एवेन्यूज़ तो जो है उस टाइम पे हमारे सामने थे ही नहीं कि भाई और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अर्न करने के। अच्छा सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि आपका लम्स का भी एक्सपीरियंस रहा, आपने फाउंडेशन में भी कुछ सेशंस दिए, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लम्स में मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो मार्केटिंग के अंदर था। मैं लम्स में 11 इयर्स काम किया, जिसमें लास्ट जो मेरी पोजीशन थी वो असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की थी। अच्छा माशाल्लाह। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये होती थी कि वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनके नॉलेज से हम भी काफ़ी कुछ सीख लेते थे। हमें क्लासरूम्स में बैठने का जो है वो मौका मिलता था साथ में लर्निंग इन्वायरमेंट में। बल्कि एक पॉइंट पे कासिम अली शाह साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी लम्स में, तो उन्होंने भी बड़ा होल हार्टेडली जो है वो मिले थे और उनसे काफ़ी वहाँ पे भी उन्होंने मुझे गाइड किया था। और उन्हीं के आप समझें कि वीडियोस देख देख के जो है वो मैं चीज़ों को डिसाइड करते हुए कि किस तरह से क्या आगे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उसमें काफ़ी हेल्प वगैरह मिली। सर जो लोग, मैं चाहूँगा इस सवाल का जवाब आप दोनों ही दें कि जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी के बिज़नेस में आना चाहते हैं वो कहाँ से आगाज़ करें? और जैसे आपने एक यूनिक आइडिया को फॉलो किया, न्यू बॉर्न फ़ोटोग्राफ़ी यानी चाइल्ड की जो है तस्वीरें बनाने का, तो इसमें वो किस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं? कोई अभी ऐसी डोमेन है जो अनडिस्कवर है, जो आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आप हमारे चैनल से देना चाहें, कोई आइडिया बताना चाहें ताकि फ़ॉलो करने वाले इसको फॉलो कर लें? इसमें ये है कि जब भी आप कोई बिज़नेस वगैरह स्पेशली हमारी फील्ड से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ये चैलेंज था कि हमने ना सिर्फ अपने ब्रांड को बनाना था, हमने उसकी इंडस्ट्री भी डेवलप करनी थी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी भी कोई काम होता है।
ठीक है, ना पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस थी। तो आप बिल्कुल बहुत सारे आइडियाज़ हैं फ़ोटोग्राफी से के अंदर रहते हुए आप जैसे डे सेशंस वगैरह, जैसे आप किसी फैमिली के साथ पूरा दिन गुजारें, उनके पूरी डे की मेमोरी जो उनसी आप कैप्चर कर सकते हैं, या डेस्टिनेशन शूट्स फैमिली के, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं हुई हैं। तो इनमें रहते हुए आप उसकी इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और अपने लिए आप एक अच्छा जो है वो वेंचर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो आपने कभी रोकना नहीं है। स्टिल डेट हमें 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन अभी भी हमें जहाँ मौका मिलता है ना, जैसे न्यू बॉर्न से रिलेटेड अगर कोई वर्कशॉप हो रही है, वो ऑनलाइन हो रही है, बाहर की कंट्री में हो रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो एक दफ़ा ज़रूर अटेंड करूँ, क्योंकि आपका जो लर्निंग वाला प्रोसेस है बच्चों से रिलेटेड, इवन कुछ टेक्निक्स इसमें होती हैं ऑब्वियसली कि आप सिर्फ कैमरा लेना और लाइट आपके पास है, आप नहीं शूट कर सकते हैं बच्चों का, इसमें आपको एक्सपर्टीज़ होना लाजमी है आपकी। तो वो जो है वो हम कंटिन्यू रखते हैं टिल डेट। हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ इनोवेटिव करते रहें ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी इंटरैक्ट होते रहें हमसे। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका ब्रांड माशाल्लाह इतनी कामयाबी से काम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसने आपको कामयाब बनाया हुआ है, जिसने आपको अभी तक जो है वो एक मार्केट में आपका एक नाम है, वो कैसे बना? उसमें ये है कि हमारा जो ब्रांड है उसका नाम है एडोरा बेबी न्यूबॉर्न स्टूडियो, और हम जो है वो स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करते हैं। और इसमें जो हमारा मेन जो मीडियम्स हैं जहाँ से हम क्लाइंट को रीच करते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। इन तीनों जगह पे हम एडोरा बेबी न्यूबॉर्न स्टूडियो के नाम से जो है हमारी प्रेजेंस है। और इसमें ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स जो हैं वो अपने बेबीज़ को लेके आते हैं, और हम जो उनसे है अपने स्टूडियो की लाइब्रेरी जो उनसी है, जिसमें कॉस्ट्यूम्स भी, बैकड्रॉप्स वगैरह और प्रॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके हम वहाँ पे जो है उनके शूट्स वगैरह वो अपने स्टूडियो में हम करते हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी सर ने तो बताया, आप भी बताएं कि कासिम अली शाह साहब के लेक्चर्स ने और उनके 1-2 सेशंस भी आपने बताया कि आपने लिए, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन की? सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं कॉलेज के दौर में मैंने उनके सेशंस लिए थे। अब मेरे कॉलेज में 1-2 दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ था उनसे, और इतने हेल्पफुल रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड के जब फराज ने जॉब क्विट करनी थी। इवन फराज तो सुनते ही थे, तो मैं भी साथ साथ सुनती थी कि ऑब्वियसली मैं बल्कि कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपके सराउंडिंग में, स्पेशली आपके जो डियर वंस हैं, क्योंकि जब एक बंदा इतना बड़ा स्टेप ले रहा होता है ना, तो आपके जो साथ रहने वाले हैं और सारे, वो भी इफ़ेक्ट उनकी लाइफ होती है। लेकिन आप जितना इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा फ्रीडम दे सकते हैं, तो वो आप दें, ताकि वो जो भी ये स्टेप लेना चाह रहे हैं उसके लिए ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसमें यही था कि मैंने उनके लेक्चर से यही एक ये जो होता है ना कि डिफरेंट करने वाली चीज़, वो तो डेफिनेटली कि मैंने उनसे ये चीज़ ली है कि एक होती है यूनिकनेस जो आप अपना आप मनवाने की और सब कुछ एक डिफरेंट करने की। दूसरा ये कि आप उन्होंने जिस तरह जॉब को लेकर, इवन जॉब भी बुरी चीज़ नहीं है, बट स्टिल अगर आपका एक पैशन है तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करो। आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ दो, आप साथ लेके भी चल सकते हैं। तो बड़ा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए उनके वीडियोस, उनके सेमिनार्स। कासिम अली शाह से जो है वो मेरा फ़र्स्ट इंटरेक्शन आज से 20 साल पहले हुआ था। तो मैं उनसे फ़िज़िक्स जो उनसे वो पढ़ाते थे और हम उनके स्टूडेंट्स थे, ग़ालिबन शायद पहला या दूसरा ही बैच था। तो उस टाइम पे, आज से 20 साल पहले, तो उस टाइम पे भी ऑल्दो ये सोशल मीडिया वगैरह इतना कॉमन नहीं था, बल्कि शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता था उस टाइम पे तो। लेकिन ये था कि वो उस टाइम पे भी जब हमें फ़िज़िक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें जब वो पढ़ाते थे, तो उसके बाद उन्होंने एक आधे घंटे का हमें जो है ना लाइफ के ऊपर कोई ना कोई सेशन ज़रूर देना होता था। वो आई गेस शायद वीकेंड या इस तरह करके जो है ना, उन्होंने डेफिनेटली वो हमें उस टाइम पे भी जो उनसे ना काफ़ी फैसिनेट करता था। और दूसरा ये भी होता था कि अब ज़ाहिर है हम उस टाइम काफ़ी यंग थे, तो उन्होंने हमारे लिए ये भी रखा होता था कि अगर आप संडे को भी हमसे पढ़ने आओगे, मुझसे पढ़ने आओगे, तो फिर हम जो है ना आपको आफ्टर द सेशन
हम आपको नाश्ते के लिए लेके जाएंगे। तो हम उस वजह से वो सुबह 6 बजे हमें बुला लेते थे कि आके पढ़ लें हमसे, और उसके बाद फिर जो है ना हम आपको लेके चलेंगे। तो यहाँ से जो है ना वो मेरा इंटरेस्ट डेवलप करते इतनी एफर्ट भी बहुत कम ही उस्ताद मिलते हैं ऐसे जो इतनी एफर्ट इनपुट करें कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीख जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब और कंदर साहिबा, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके ब्रांड के बारे में जानना चाहते थे और किस तरह ये एक यूनिक आइडिया पे काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।